नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस। आगे जो आने वाला एग्जाम है आपका एसएससी जीडी का एग्जाम, आप देख पा रहे हैं एसएससी जीडी का एग्जाम। तो ये आपका 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक है। 4 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक चलेगा ये एग्जाम। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बिल्कुल सभी लोग क्लास के साथ जुड़ जाएं, और जो क्लास अभी देख रहे हैं और जो बाद में देखें क्लास, सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके जरूर जाएं। क्लास के बारे में क्लास का फीडबैक देकर जरूर जाएं। कोई डाउट है वो क्वेश्चंस पूछें कमेंट में, तो उस क्वेश्चंस को आप अगली बार देखेंगे कि हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखिए, प्रश्न है आपके सामने, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ यूआईडीएआई। यूआईडीएआई का सीईओ किसे बनाया गया है? तो यूआईडीएआई का मतलब क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखना दोस्त, सुरेश चंद्रा और दयाराम बादे और सुकुमरन और भुवनेश कुमार। तो इसका यूआईडीएआई का जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर है, जो सीईओ है, वो किसको बनाया गया है? भुवनेश कुमार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? भुवनेश कुमार को बनाया गया है। आंसर आप करेक्ट कर लेंगे, भुवनेश कुमार सही आंसर हो जाएगा। भुवनेश कुमार जो है सही आंसर हो जाएगा। और ये जो भुवनेश कुमार है 2 जनवरी 2025 से बने हैं। कब से बने हैं? हम बात कर रहे हैं भुवनेश कुमार की हम बात कर रहे हैं। भुवनेश कुमार जो नए सीईओ बने हैं यूआईडीएआई के। कब बने हैं? तो जो 2 जनवरी 2025 को बने हैं। और बात करें तो ये आपके जो है आईएएस ऑफिसर हैं। ये क्या है? आईएएस ऑफिसर हैं। किस बैच के? 1995 बैच के ये आईएएस ऑफिसर हैं, जिन्हें अभी फिलहाल यूआईडीएआई का चेयरमैन बनाया गया है। क्लियर? आगे देखिए, Who has been appointed the new Director General of the Directorate General of Civil Aviation? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए। क्या है? डीजीसीए। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके अंदर आएगा? सिविल एविएशन। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो किसे बनाया गया है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन किसे बनाया गया है? तो ये है आपके फैज अहमद किडवई। कौन है? फैज अहमद किडवई। ठीक है, तो फैज अहमद किडवई कौन है? फैज अहमद किडवई कौन है? ये 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। कौन है ये? 1996 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्हें डीजीसीए का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है, नया महानिदेशक बनाया गया है। ठीक, तो फैज अहमद किडवई का नाम आप याद रखेंगे, डीजीसीए के नया महानिदेशक बने हैं ये। आगे देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द डच एस्टैब्लिश्ड देयर ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया। जो डच कंपनीज हैं यानी कि यूरोप से कई सारी कंपनीज भारत में आई। उसमें पुर्तगाली भी आए, ब्रिटिशर्स भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए। तो जो डच आए भारत में डच आए, उन्होंने अपना सेंटर, अपना व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया? तो देखो, नागापट्टनम में स्थापित किया, चिंसूरा में भी स्थापित किया, मछलीपट्टनम में भी स्थापित किया, सूरत में भी स्थापित किया, भारूच में भी किया, आगरा में भी किया, और कोचीन में किया, अहमदाबाद और पटना में किया। यानी कि इन सभी जगह डच लोगों ने अपने अपने सेटलमेंट बनाए, व्यापारिक केंद्र बनाए।
तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि डच के सेटलमेंट यहां पे हर जगह देखने को मिल रहे हैं। डच के सेटलमेंट यहां पे हर जगह देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? यहां एक बार देख लें, ट्रेडिंग सेंटर जो स्टेब्लिश हुए डच के जो ट्रेडिंग सेंटर स्टेब्लिश हुए, यहां डेट याद रखेंगे आप। चिंसूरा 1653 में, चिंसूरा में 1653 में, मछलीपट्टनम में 1605 में स्टेब्लिश किया, सूरत में 1616 में, और आगरा में 1621 में, कोचीन में 1663 में, और पटना में 1638 में। ये सेटलमेंट थे डच के सेटलमेंट ये थे जो आपको ध्यान रखने हैं। आगे बात करें हम, द फर्स्ट रेलवे इन इंडिया वॉज लेट डाउन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, भारत में पहला रेल कब शुरू किया गया? भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? तो भारत में पहली बार ट्रेन कब चली? 1853 में। कब चली? 1853 में। ठीक है, 1853 में चली। किसने चलवाई? तो लॉर्ड डलहौजी। किसने चलवाई? लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई। और ये जो पहली ट्रेन है ये कहां से कहां तक चली? मुंबई से ठाणे के बीच में, मुंबई टू ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में ये पहली ट्रेन चली। मुंबई से ठाणे के बीच में ये पहली ट्रेन चली, लॉर्ड डलहौजी ने चलवाई। ठीक, ध्यान रखेंगे इसको। यही मैं सवाल आपसे पूछता हूं, हड़प नीति का संबंध किससे है? हड़प नीति का संबंध किससे है? बता दीजिए। हड़प नीति का संबंध किससे है? किससे है? और ये क्या थी? हड़प नीति क्या थी? कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है आपको। ठीक है भाई, आगे देखें। द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वॉज अनाउंस्ड एज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बाई प्राइम मिनिस्टर। किस प्रधानमंत्री के द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण वाली, जिसे हम नई आर्थिक नीति कहते हैं, ये नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के समय शुरू की गई थी, या कहें किस प्रधानमंत्री के द्वारा अनाउंस की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, LPG। एल का मतलब उदारीकरण, क्या बोलो? जल्दी से बोलो मेरे साथ। एल का मतलब क्या? उदारीकरण। पी का मतलब क्या? निजीकरण। पी का मतलब क्या? निजीकरण। जी का मतलब क्या? भूमंडलीकरण। क्या? भूमंडलीकरण। ठीक है, या कहें वैश्वीकरण, या कहें वैश्वीकरण। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो एलपीजी सुधार हुए 1991-92 में, एलपीजी सुधार बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? एलपीजी सुधार बोलते हैं 1991-92 में। ये जो एलपीजी सुधार हुए 1991-92 में, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, यही सवाल पूछा गया है आपसे। तो प्रधानमंत्री थे दोस्त पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, ये प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री के साथ जो तब वित्त मंत्री थे, वो वित्त मंत्री थे कौन? बताओ जल्दी से, वो वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे भाई? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो लिबरलाइजेशन यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स का जो क्रेडिट है, श्रेय है, वो किसको जाता है? प्रधानमंत्री पूछे तो पीवी नरसिम्हा राव को, वित्त मंत्री पूछे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्लियर है? तो ये जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी है, नई आर्थिक नीति है, कौन सी नई आर्थिक नीति? जब उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों रिफॉर्म हो चुके हैं, सुधार हो गए हैं, तो इसे नई आर्थिक नीति आई। नई आर्थिक नीति किस प्रधानमंत्री के समय अनाउंस हुई? तो मैंने बता दिया आपको, नरसिम्हा राव। मैंने बता दिया आपको, नरसिम्हा राव। ठीक है भाई, याद रखेंगे, पीवी नरसिम्हा राव। बहुत बढ़िया, आगे देखें। Which of the following is given the power to enforce the fundamental rights by the Constitution? निम्नलिखित में से वो कौन है जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने की पावर रखता है? निम्नलिखित में से वो कौन है जो मौलिक अधिकारों को एनफोर्स, लागू कराने की पावर रखता है? ऑप्शन आपके सामने है।
ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, भारत के सभी न्यायालय। बी, संसद, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो भाई ध्यान रखना, इंडिया में फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सभी न्यायालयों के पास नहीं है, सभी कोर्ट्स के पास नहीं है, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जो हैं उनके पास है फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर। ठीक है, तो यहां ध्यान रखें, सुप्रीम कोर्ट की जब हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं, हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय। तो जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर रखता है। किस आर्टिकल के तहत? तो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो आर्टिकल है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर रखता है वो है आर्टिकल 32, आर्टिकल 32। अब ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल 32 जो है क्या है, ये अपने आप में फंडामेंटल राइट है। और ये कौन से नंबर का फंडामेंटल राइट है? 6वें नंबर का फंडामेंटल राइट है। इस फंडामेंटल राइट का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। दोस्त क्या है? आर्टिकल 32 6वां फंडामेंटल राइट है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट होते हैं, तो आर्टिकल 32 6वां फंडामेंटल राइट है, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हिंदी में कहेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या कहेंगे दोस्त? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6वां फंडामेंटल राइट है। बहुत बढ़िया। तो सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर रखता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? सो आंसर इज आर्टिकल 32। एंड नाउ कम टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर रखता है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल? तो आर्टिकल 226, आर्टिकल 226। ठीक, ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने की पावर रखता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। आगे देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया, भारत में मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में मौलिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, राज्य के एक्शन के खिलाफ विरोध में होते हैं। ये सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है ये। अगला प्रश्न देख लें जल्दी से, अगला प्रश्न देखें। देखो अगला स्टेटमेंट, सॉरी, तो पहला, दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, स्टेट एक्शन के अगेंस्ट में गारंटी है ये, क्योंकि स्टेट मनमानी नहीं कर सकता, नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, वो उनकी सुरक्षा करते हैं मौलिक अधिकार, और इन सबको देख रेख करने के लिए कि कहीं किसी के मौलिक अधिकार का उल्लंघन ना हो जाए, तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत अवेलेबल है उसकी रक्षा करने के लिए। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट को जो है फंडामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका गार्जियन कहा जाता है, संरक्षक कहा जाता है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को, न्यायपालिका को कहा जाता है। ठीक है, 17वां प्रश्न हम पढ़ रहे हैं, 17वां प्रश्न। तो दे आर गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, सही बात है, हमें करेक्ट बताना है दोस्त, हमें करेक्ट बताना है। ठीक है, तो 17वें का पहला ये सही है। दूसरा, दे आर एनुमरेटेड इन पार्ट 3, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के भाग 3 में आते हैं, ये भी सही बात है। तो दूसरा भी सही हो गया, पहला भी सही। तीसरा, दे एंश्योर सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय एंश्योर करते हैं, बिल्कुल सही रहा बात है। चौथा, दे आर अनलाइक बिल ऑफ राइट्स इन यूएसए, यूएसए के बिल ऑफ राइट की तरह नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों स्टेटमेंट फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही है। ठीक है, अब थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए, यहां पे बेसिक समझ लीजिए, बेसिक किसका? फंडामेंटल राइट का। तो ध्यान देंगे, फंडामेंटल राइट ये कॉन्सेप्ट हमने अमेरिका से लिया है और भारतीय संविधान के भाग 3 में इसको जोड़ा गया है।
आर्टिकल इससे रिलेटेड 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है। एनफोर्सिएबल बाई लॉ है, एनफोर्सिएबल, ये यहां पे जस्टिसिएबल इन नेचर है, कोर्ट में जा सकते हैं आप उल्लंघन होने पर, जस्टिसिएबल इन नेचर है, ठीक है। ध्यान रखेंगे शुरुआत में 7 फंडामेंटल राइट थे, लेकिन वर्तमान में अभी कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन सा फंडामेंटल राइट हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को रिलीज कर दिया है यहां से, संपत्ति के अधिकार, ये जो फंडामेंटल राइट है इसको हटा दिया है। इसके लिए कौन सा संशोधन किया? तो 44वां संशोधन हुआ, 44वां संशोधन हुआ भारतीय संविधान में 1978 में, और फंडामेंटल राइट्स को, ये संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की लिस्ट में से बाहर कर दिया और नई जगह दे दी इसको। नई जगह कौन सी दे दी? आर्टिकल 300A। कौन सी? आर्टिकल 300A में इसको लीगल राइट बना दिया दोस्त। क्या बना दिया? इसको लीगल राइट बना दिया है। अब क्लियर है ये? बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं। Which of the following constitute the वर्ल्ड बैंक? निम्न में से कौन वर्ल्ड बैंक, निम्न में से किन किन से मिलकर वर्ल्ड बैंक बनी होती है? निम्नलिखित में से किस किस से मिलकर विश्व बैंक बनी होती है? तो ध्यान देंगे दोस्त, यहां जब हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की, यहां जब हम बात कर रहे हैं विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक और इसके साथ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसे हम IMF कहते हैं, IMF। ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा हैं, ये दोनों एक दूसरे की जुड़वा हैं क्योंकि एक ही डेट को बनी। अब विश्व बैंक अकेली नहीं है, विश्व बैंक कई और ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बनी होती है। तो विश्व बैंक में जो आएंगे, पहला आ जाएगा ये इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये तो वर्ल्ड बैंक को ही कहते हैं, तो शॉर्ट में लिख देंगे IBRD, ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC भी वर्ल्ड बैंक का ही हिस्सा है, IFC, ठीक। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA भी वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, ठीक। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ये वर्ल्ड बैंक का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इन 3 से मिलकर बनी होती है वर्ल्ड बैंक। वैसे इसमें मीगा भी आएगा जो इस क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं है, और फिर ICSID भी आएगा। इन 5 से मिलकर ही वर्ल्ड बैंक बनी होती है, याद रखेंगे। ये देखो जो आपको याद करना है, IBRD की स्थापना होती है 1944 में, IBRD की स्थापना होती है 1944 में, IDA की स्थापना होती है 1960 में, IFC की स्थापना होती है 1956 में, और मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 में स्थापना होती है। ICSID इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इसकी स्थापना कब हो रही है? 1966 में। बहुत बढ़िया भाई। Who among the following has authored the book India's Economic Policy? India's Economic Policy नाम से जो किताब है उसके ऑथर कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे, मोरारजी देसाई, जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह। जी हाँ, चरण सिंह इस किताब के लेखक हैं। इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट, ये किताब का नाम है इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट। किसने लिखी? चरण सिंह ने लिखी। बहुत बढ़िया भाई, याद रखेंगे, ठीक है। अब जल्दी से आप बता दो, सवाल है आपके लिए, सवाल है आपके लिए, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बता दो जल्दी। आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे देखें, मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2, एक तरफ लिस्ट 1 लिस्ट 2 दी है और करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कोड का इस्तेमाल करके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपके सामने? क्वेश्चन नंबर 20 है। बहुत बढ़िया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 20 है। चलो देख लेते हैं। बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? 1757। बहुत बढ़िया। फिर बैटल ऑफ कलिंग, कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576।
और बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध कब हुआ? 1192। तो आंसर हो जाएगा सी, 4 1 2 3। क्लियर है? चलो अब देखो आपके लिए स्पेशल रिवीजन टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। ये देखिए, ये है आपका रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख जो आपको याद रखनी है चीज है, इसको गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। बिल्कुल याद कर लीजिए, पूछा जाएगा। गिरनार अभिलेख कहा जाता है और विशुद्ध गद्य संस्कृत भाषा में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। संस्कृत भाषा गद्य में लिखा गया यह पहला अभिलेख है। सुदर्शन झील का सर्वप्रथम अभिलेख इसी अभिलेख में मिलता है, जिसमें लिखा है कि रुद्रदमन ने अपने राज्यपाल सुविशाख के निर्देशन में सुदर्शन बांध की मरम्मत करवाई थी। इस अभिलेख में लिखा है रुद्रदमन ने सातवाहन नरेश वशिष्ठिपुत्र मूलवानी को 2 बार हराया था। यह अभिलेख में लिखा है रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक, फिर देखिए हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख इसके बारे में क्या है? तो खोज करता है बिशप स्टर्लिंग, भाषा है प्राकृत भाषा में लिखा है, ये लिपि है इसकी ब्राह्मी लिपि है। अब अभी स्थिति क्या है? यह अभिलेख भुवनेश्वर जिले में स्थित है और गुफा संख्या है 14। भुवनेश्वर जिले में स्थित है ये, गुफा संख्या है 14। मूर्ति पूजा का प्रमाण देने वाला यह पहला अभिलेख है। यह ऐसा पहला अभिलेख है जो मूर्ति पूजा का प्रमाण दे रहा है कि उस समय थी। इसमें वर्णन है कि महापद्मनंद जैन आदि जिनकी मूर्ति ले गया था उसे खारवेल अपनी राजधानी वापस लाया था। ठीक है, नहरों का वर्णन करने वाला यह प्राचीनतम अभिलेख है जो नहरों का वर्णन कर रहा है। इसमें वर्णन है कि खारवेल ने अपने राज्य अभिषेक के 5वें वर्ष तनसूली से राजधानी तक नहर का विस्तार करवाया था। इसमें जैन भिक्षुओं को आमदन दिए जाने का पहला अभिलेख है। इसमें यह भी वर्णन है कि खारवेल ने तमाकू से नष्ट हुए कलिंग का पुनर्निर्माण करवाया था। तूफान से नष्ट हुए। इसमें यह भी वर्णन है कि जो खारवेल तूफान से नष्ट हो गया था उसका द्वारा से रिकंस्ट्रक्शन, द्वारा से पुनर्निर्माण भी करवाया। हाथी गुम्फा अभिलेख में ऐसा लिखा हुआ है। इस अभिलेख में यह भी वर्णन है कि युद्ध में जहाजों का प्रयोग होता था। इस अभिलेख में यह भी एक्सप्लेनेशन मिलता है कि युद्ध में जहाजों का भी प्रयोग होता था। ठीक है भाई, ये हमने डिस्कस किए। आई होप क्लास पसंद आई होगी। आपकी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी कंटेंट है वो आपको क्लास में मिल रहा होगा। क्लास का फीडबैक जरूर शेयर करें, फीडबैक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपके कोई डाउट है वो भी बताएं, हम फिर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।